हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी के करंट अफेयर्स और बीपीएससी के डेली करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग 2 और 3 जनवरी को इकट्ठा देखने वाले, क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाया था, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था इसलिए। और ये डेली क्लास 8 बजे अपलोड हो जाता है, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, ठीक। क्योंकि कंटेंट ना बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए, सबसे बड़ा चीज़ है, अगर आप ये क्लास देखते हैं तो आपको न्यूज़पेपर जो पढ़ने का झंझट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी न्यूज़ लेंगे सब न्यूज़पेपर से ही लेते हैं। द हिंदू, मतलब इंडिया में जितने भी टॉप लेवल का न्यूज़पेपर है, सब क्वेश्चन न्यूज़पेपर से ही देखने को मिलेगा। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई। क्योंकि बीपीएससी से 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी क्वेश्चन तो नेशनल ही रहते हैं। तो आप इसको ऑल एग्जाम के लिए ले सकते हैं, केवल बिहार नहीं, ऑल एग्जाम के लिए भी इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है या कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चन है या पीडीएफ में पढ़ाने में कोई गलती हो गया, गलती हो भी सकता है, तो आप इस नंबर पे ना बता सकते हैं, 9955128211 पे बता सकते हैं, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करिए, यहाँ पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे ये बिहार से गंगा नदी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, आखिर सालों तक क्यों नहीं सड़ता गंगा नदी का जल, रिसर्च में सामने आया फैक्ट। हम लोग गंगा नदी को जल जो है वह बहुत दिनों तक रख देते हैं, तब भी खराब नहीं होता है। इसका एक रिसर्च किया गया है, और रिसर्च किया गया ऋषिकेश में। ऋषिकेश पटना में नहीं हुआ है, ऋषिकेश के में जो गंगा नदी है वहाँ पे किया गया। वहाँ पे 1 दिन पुराना, 3 दिन, ठीक है, 9 दिन और 15 दिन पुराना पानी लिया गया गंगा नदी में, और इस सभी पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला गया है। कौन सा बैक्टीरिया? ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर नाम है, ये आप कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई बैक्टीरिया डाला गया और देखा गया कि सभी पानी में जो बैक्टीरिया है वह 1 वीक के अंदर सभी बैक्टीरिया मर गए। यानी 15 दिन वाला पानी जो था उसमें भी बैक्टीरिया डालने पे मर गया, 9 दिन वाला जो पुराना पानी था उसमें भी बैक्टीरिया डालने पे मर गया, 3 दिन वाला जो पुराना पानी था गंगा नदी का उसमें भी बैक्टीरिया अगर डाला गया तो मर गया, और 1 दिन वाला जो पुराना पानी था उसमें भी बैक्टीरिया डाला गया तो मर गया। यानी इसका मतलब यह होगा कि गंगा नदी में कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब इस पे रिसर्च किया गया क्यों ऐसा हो रहा है, तो पता चला कि गंगा नदी के पानी में एक वायरस पाया जाता है जो इस सभी बैक्टीरिया को मार देता है। तो वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि अगर गंगा नदी से उस जो वायरस बैक्टीरिया को मार रहा है, उस वायरस को अगर हम नदी के पानी से निकाल लें, तो हम बाकी और सब बीमारी जो है, यानी जो इस बैक्टीरिया, कोलेरा बैक्टीरिया से क्या, कोलोरेला एक बीमारी होता है, कोलेरा एक बीमारी होता है, ठीक है। तो वो सब बैक्टीरिया, बहुत सारे बीमारी जो है, बीमारी वाले बैक्टीरिया को हम लोग मारने के कोशिश कर सकते हैं इस पानी से। और सबसे बस बड़ी बात क्या है कि गंगा नदी का बहुत बड़ा पानी बहुत ज़्यादा दूर में फैला हुआ है, 2525 किलोमीटर में गंगा नदी फैला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से जो है वह, इसमें बहुत सारे वायरस मिल सकते हैं, और उस वायरस को हम लोग क्या मेडिकल क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, बीमारी को ठीक करने के लिए नए नए दवा और दवा उपचार या बीमारी के उपचार में हम लोग यूज कर सकते हैं। उस वायरस को इंजेक्शन बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। तो यही रिसर्च यहाँ पे किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये देखने में छोटा न्यूज़ है लेकिन है बहुत बड़ा न्यूज़। आगे चल के अगर ये चीज़ सक्सेस होता है तो भारत जो है वह मेडिकल क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। अभी तो दुनिया में नंबर 1 वैक्सीन में, दुनिया में नंबर 1 भारत ही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू गाइड नहीं किए क्योंकि ये फैक्ट न्यूज़ था। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड जो बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है, वह आरिफ मोहम्मद खान की पहली परीक्षा यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति, 4 पद खाली। आपको पता है आरिफ मोहम्मद खान क्या है? आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। क्या बने हैं? बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। क्या बने? बिहार के नए राज्यपाल बने हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बिहार के नए राज्यपाल इसमें ये बने हुए हैं। बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी ये जो है परीक्षा में, यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति, ये सब याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और इससे पहले ये कहाँ थे? यह केरल के राज्यपाल थे। कहाँ के? केरल के राज्यपाल थे। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा नेशनल करंट अफेयर्स। ये द हिंदू का खबर है, इसमें देख सकते हैं लिखा जा रहा है, सीएम इनेगुरेट्स इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में, हमने यहाँ पे हिंदी भी मेंशन कर दिया खुद से टाइप करके, मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है
त्रिविलुर और कन्याकुमारी, एक कन्याकुमारी है, ठीक है, और एक त्रिविलुर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वह एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, ठीक है। इस बीच में यहाँ पे समुद्र है, तो इस समुद्र के पे ना एक ब्रिज बनाया गया, और ये जो ब्रिज है पूरी तरह से ग्लास ब्रिज है, ठीक है। और यह भारत का पहला ऐसा ब्रिज है जो पूरी तरीके से ग्लास से बनाया गया ब्रिज है। और ये कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु पे बनाए गए ये ब्रिज, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो ग्लास है यह कन्याकुमारी के में बनाया गया है, ठीक है। इसका जो 133 फीट ऊंचा है यह ब्रिज, ठीक है, जो तिरुवल्लुर की प्रतिमा से विवेकानंद रॉक मेमोरियल को यह जोड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे देख सकते हैं विवेकानंद मेमोरियल और तिरुवल्लुर को यहाँ पे जोड़ता है, ठीक है। इसका जो लागत 37 करोड़ रुपए है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है। ये जरूर याद रखना है, इसका लंबाई 77 मीटर है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। और वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि है, और राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। अब भारत के मैप यहाँ पे देख सकते हैं, तमिलनाडु यहाँ पे पड़ता है। ये है तमिलनाडु का यहाँ पे मैप, भारत में देख सकते हैं तमिलनाडु यहाँ पे पड़ता है। और ये तमिलनाडु जो है वह कहाँ पे, किसके साथ, किस सागर के साथ? तो बंगाल के खाड़ी के साथ, बंगाल के खाड़ी के साथ जो है वह, बंगाल के खाड़ी के साथ बॉर्डर यहाँ पे जो है इसका तटीय सीमा लगता है। पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यह है 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड फ्रॉम जैन 10 इन मुंबई थाने, ठीक है। तो मुंबई थाने में, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, मुंबई थाने में क्या किया गया है? 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे नाम से क्या लग रहा है? एशियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो ये एशिया से ही रिलेटेड होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या किया जाएगा कि यह 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, इस फिल्म फेस्टिवल का। और कहाँ से? मुंबई और थाने में यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, मुंबई और थाने में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कितने 61 फिल्म को दिखाया जाएगा, और इस 61 फिल्म दिखाने के बाद डिसाइड होगा कि कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगा, कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होगी, कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होगा, ये चीज़ यहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। 21वां, सबसे पहले क्रम याद रखना, कौन सा क्रम? 21वां क्रम थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल किन शहरों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यह दिल्ली और गुड़गांव ऑप्शन ए में है, जो कि आंसर नहीं होगा। मुंबई और थाने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे 10 से 16 जनवरी 2025 तक होगा, 61 फिल्म इसमें दिखाया जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 21st इसका संस्करण है, ये भी याद रखिएगा, मुंबई और थाने में, जो हमने ऊपर डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमने न्यूज़ लिया है, यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी गवर्नमेंट वेबसाइट है, उससे हमने यहाँ पे न्यूज़ निकाला है। और एक डांस होता है काग्याड डांस, काग्याड डांस जो होता है यह सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में यह डांस मनाया जाता है, और एक काफ़ी फेमस डांस है, जो काफ़ी फेमस डांस है। और यह लगभग अब 6 मंथ तक मनाया जाता है। इस डांस को पहले 2 दिन मनाया जाता था, और इसका लोकप्रियता इतना बढ़ गया कि अब 6 मंथ, नहीं नहीं, इसको 6 मंथ नहीं मनाया जाता है। वो जो है एक गुजरात का दूसरा डांस डांस है, जो हाल ही में वो भी चर्चा में है, उसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे वो गुजरात का एक डांस है जो अभी चर्चा में, रण महोत्सव आपने सुना होगा, जो कच्छ के रण में मनाया जाता है, वो 6 मंथ, उसका 2 दिन पहले मनाया था, 6 मंथ कर दिएगा। इससे बात याद रखिए कि सिक्किम में मनाया जाता है, जो काफ़ी फेमस है। और इससे रिलेटेड देखिए हमने क्वेश्चन ऐड किया है कि कागेर नृत्य महोत्सव पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कहाँ पे? सिक्किम में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो अभी करंट में न्यूज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1, जो 3 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था, उसके शिफ्ट 4 में क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल का। एनटीपीसी में आया हुआ, और बिहार एसआई में, 3 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी करेंट में भी वायरल है। और यह जो है यह मनाया जाता है
यह 10वें महीने में मनाया जाता है। जो तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने में इसको मनाया जाता है और 28वें और 29वें दिन मनाया जाता है। और तिब्बती कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 10वां मंथ आता है यानी 10th मंथ जो आता है वह आता है दिसंबर। और अंग्रेजी में भी क्या आता है, अंग्रेजी में 12वां मंथ आता है दिसंबर, ये याद रखिएगा। तो यानी दिसंबर के 28 और 29वें दिन जो है वह मनाया जाता है कागेद नृत्य, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये जरूर क्वेश्चन याद रखिएगा, देखिए कितना सारा एग्जाम में आया हुआ है, हमने ये भी मेंशन कर दिया, ठीक है। सिक्किम के बारे में देखें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। और सिक्किम जो है वह सिक्किम के राज्यपाल अभी ओम प्रकाश माथुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग है। एक लोकसभा और एक राज्यसभा का सीट है। सिक्किम का अगर मैप आप देखें तो यहाँ पे सिक्किम स्थित है। और आप देख सकते हैं सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश? एक देश है चाइना, ठीक है, दूसरा है नेपाल और तीसरा है भूटान। ये 3 देशों के साथ जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम। आप यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सिक्किम कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसके तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है द हिंदू का न्यूज है, भुवनेश कुमार टेक्स चार्ज एज यूआईडीएआई सीईओ का जो है इनको चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो यूआईडीएआई क्या है? यह आधार कार्ड से संबंधित है। आपको पता है यूआईडीएआई जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाता है, तो आप याद रखिएगा। भुवनेश कुमार जो है यूआईडीएआई यानी आधार कार्ड के सीईओ इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। बाकी इनका संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से है। और ये जो है यूआईडीएआई यानी आधार कार्ड जो है किससे संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। इसके अंदर में देख रेख किया जाता है। बाकी इससे रिलेटेड हम डिटेल देख लेते हैं आगे चल के, ठीक है। इसके पहले कौन थे सीईओ? जो इसके पहले सीईओ थे वह थे अमित अग्रवाल। इसके पहले अमित अग्रवाल जो थे वह सीईओ थे इसके आधार कार्ड के। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में डैश ने यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? तो वह भुवनेश कुमार किए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भुवनेश कुमार किए हैं। और इसके पहले पूर्व में कौन थे? पूर्व में थे अमित अग्रवाल। कौन थे? अमित अग्रवाल थे, याद रखिएगा, अमित अग्रवाल पूर्व में थे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, भुवनेश कुमार जो है वो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये हिंदी में फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में हमने ऊपर बता दिया, तो हिंदी में याद रखिएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है वह भुवन के जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं भुवनेश कुमार नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और इसका नारा क्या है? जो इसका नारा है आधार कार्ड का, वह है मेरा आधार मेरी पहचान। आधार कार्ड के पीछे लिखा रहता है मेरा आधार मेरी पहचान, इसका नारा है, याद रखिएगा। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको कमेंट में बताना है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, ओके। इसके जो अध्यक्ष कौन है? वो नीलकंठ मिश्रा है इसके अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? नीलकंठ मिश्रा है। पूर्व सीईओ कौन है इसके? अमित अग्रवाल है। अभी वर्तमान में भी यही अध्यक्ष है नीलकंठ मिश्रा। और यूआईडीएआई जो होता है इसमें जो है वह 12 अंक का आधार नंबर दिया जाता है यूआईडीएआई के द्वारा, ये याद रखिएगा। एक जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था पिछले बार, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा दिखा था कि पैन कार्ड का जो नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर उसमें कितना डिजिट होता है, तो हो सकता है अब आधार कार्ड का पूछ ले, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया हैज अ नेट ऑर्थ 930 करोड़ हैज नॉट फ्रॉम बीजेपी। तो ये तो पॉलिटिकल मामला हो गया। यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू, उनके पास वह 930 करोड़ संपत्ति है। और इसके अकॉर्डिंग जो है वह भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्रियों की अभी सूचकांक निकाला गया जिसमें देखा गया कि किस मुख्यमंत्री के पास अपना कितना संपत्ति है, तो यहाँ पे निकाला गया। इसलिए यहाँ पे जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री निकल के आते हैं वह आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि केंद्र में गठबंधन के साथ जो है बीजेपी के गवर्नमेंट में सरकार भी बनाए हुए हैं केंद्र में, याद रखिएगा। तो अरे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए आप लोग याद रखिएगा कि सबसे अमीर और सबसे गरीब कौन है। क्वेश्चन थोड़ा सा ना वो क्वेश्चन नहीं ऐड हो पाया।
सबसे अमीर जो मुख्यमंत्री है वह है चंद्रबाबू नायडू जी, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये देख सकते हैं। और इनके पास 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है, जो कि पश्चिम बंगाल की है। मात्र इनके पास 15 लाख संपत्ति है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा मुख्यमंत्री है तो क्या ही संपत्ति का। चलिए, अब हम लोग आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बारे में डिटेल देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है। राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर है यहाँ के। आंध्र प्रदेश में विधानसभा के 175 सीट है और यहाँ पे विधान परिषद भी है। 58 सीट है विधान परिषद का। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। लोकसभा का 25 सीट है और राज्यसभा का 11 सीट है यहाँ पे। ठीक है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, श्री सैलम वन्यजीव अभ्यारण्य और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सब पॉइंट आप लोग याद कर दिएगा, यही सब एग्जाम में आजकल आता है। अगर हम लोग शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ओके। राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है यहाँ की। यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है वह सीवी आनंद बोस है। और जो है यहाँ पे विधानसभा के 294 और लोकसभा के 42 सीट है। राज्यसभा के 16 सीट है इसमें। और इनका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसलिए बुक्सा वाला थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आजकल जो वनडे एग्जाम एसएससी रेलवे में ना, अभी तो रेलवे का फिलहाल एग्जाम में नहीं आया, लेकिन एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बुक्सा वाला। प्रमुख झील की बात करें तो मोती झील और रविंद्र सरोवर झील भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं संतोष ट्रॉफी 2024-25 वेस्ट बंगाल बीट्स केरला 1.02 क्लींस रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 33rd टाइटल। ठीक है। ये इंग्लिश में, हम हिंदी में समझा देते हैं। संतोष ट्रॉफी जो है वह, ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो है यह एक ट्रॉफी होता है। ठीक है। एक ट्रॉफी हुआ है और इस ट्रॉफी में जो वेस्ट बंगाल है क्या हुआ है? यह जीत गया है। किसने? वेस्ट बंगाल जीत गया और केरला क्या हुआ है? हार गया है। केरला हार गया है। और वेस्ट बंगाल जो है वह 33 बार यह ट्रॉफी जीता है। तो यह बिल्कुल रिकॉर्ड बना लिया पश्चिम बंगाल, 33 बार ये ट्रॉफी को जीत लिया है पश्चिम बंगाल ने। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी खिताब जो है वह पश्चिम बंगाल जीता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा विजेता। ठीक है। और केरला हो जाएगा उप विजेता। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में कि जो संतोष ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है। ठीक है। ये आपको याद रखना है और याद नहीं रखना है, कमेंट में बताना है किस खेल से संबंधित है। बाकी यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यह किस खेल से संबंधित है, पता चल जाएगा। ठीक है। और जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हरा दिया। आपको थोड़ा पे यह कंफ्यूजन होगा 78वें संस्करण और 33वां में। देखिए, जो एक खेल हुआ है संतोष ट्रॉफी, जो संतोष ट्रॉफी खेल हुआ है, तो संतोष ट्रॉफी का जो है यह 78 नंबर का संस्करण हुआ है। लेकिन जो बंगाल जीता है, यानी पश्चिम बंगाल जो इस गेम को जीता है, वह 33 बार जीता हुआ है। ठीक है। यानी बंगाल का ये 33वीं ट्रॉफी है, यानी 33 बार वो जीत चुका है। लेकिन यानी 78 बार हुआ है यह संतोष ट्रॉफी, 78 बार में से 33 बार बंगाल जीत चुका है, ये आपको याद रखना है। फाइनल कहाँ खेला गया था? फाइनल तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बायो बाल योगी स्टेडियम में खेला गया था और इसके उप विजेता जो है वह केरल यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। ये अमर उजाला का न्यूज है कि आप मतलब आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी की बात हो रही है और इसने एक योजना शुरू की है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना ये शुरू किया गया है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो हिंदू और सिख, याद रखिएगा, हिंदू और सिख, बाकी और कोई धर्म नहीं, हिंदू और सिख के जो पुजारी हैं उनको, पुजारी को जो है इनको कुछ जो है रुपया दिया जाएगा, कुछ हेल्प किया जाएगा। और ये महीने के 18,000 रुपये होगा। ठीक है। महीने का कितना होगा? 18,000 रुपये होगा। और पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना यहाँ पे शुरू किया गया, जो कि हिंदू और सिख धर्म से ही केवल संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई है, या किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पे शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
यहाँ पे देख सकते हैं 18,000 रुपये दिया जाएगा। बाकी इतना ही इसमें है इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना में हिंदू और सिख पुजारियों को कितने रुपए की मासिक मानदेय दिया जाएगा, तो 18,000 रुपये का दिया जाएगा। क्वेश्चन किसी तरीके से बन सकता है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो वेस्टर्न एयर कमांड है, सबसे पहले क्या है वेस्टर्न एयर कमांड। तो देखिए वायुसेना हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारा देश इतना बड़ा है कि एक जगह से कहीं वायुसेना अगर रहे तो उसको कंट्रोल करना बिल्कुल यहाँ पे क्या है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे वायुसेना का है तो इधर का जो एरिया है इसको जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ना वायुसेना का अलग अलग कमांड बनाया गया, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पश्चिमी कमांड, पूर्वी कमांड, अलग अलग कमांड बना दिया गया ताकि जो है हर एरिया में वायुसेना का जो है वह वायुसेना का वहाँ पे उपस्थिति रहे ताकि जो है वो अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए यहाँ पे किया गया। तो वेस्टर्न यानी जो है पश्चिमी, इधर की बात की जा रही है, तो पश्चिमी जो वायुसेना का कमांड है वहाँ पे जो उनके कमांड के जो मेन जो है मेन जो कमांडेंट हैं उनको वह किसे नियुक्त किया गया, जितेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, जितेंद्र मिश्रा जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है उनको, तो ये नाम आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, 1 जनवरी से इनकी नियुक्ति हुआ है, तो जितेंद्र मिश्रा जी को जो है पश्चिमी वायुसेना कमांड के जो कमांडेंट इनको नियुक्त किया गया है, ये इनका फोटो है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा आप लोग कि जितेंद्र मिश्रा पश्चिमी वायुसेना के कमांड संभाले हैं। चलिए एक और न्यूज़ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। यह न्यूज़ आपको यह बता रहा है कि जो 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें 4 लोगों को दिया जाएगा, मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत कौर को यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में इनमें से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा, मनु भाकर, गुकेश डी और प्रवीण कुमार, इसमें से किसको दिया जाएगा, तो सभी को दिया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 जो है वह मनु भाकर को दिया जाएगा, जो किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, डी गुकेश को दिया जाएगा जो कि शतरंज विश्व चैंपियनशिप से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह को दिया जाएगा जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान से संबंधित है। और जो है प्रवीण कुमार जो है वह पारा एथलीट से संबंधित है। ठीक है, तो आप इनका फोटो देख सकते हैं, मनु कुमार है, ठीक है, ए डी गुकेश है, ठीक है, ए डी गुकेश है, और यहाँ पे जो हरमनप्रीत सिंह है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे प्रवीण कुमार है। बाकी ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और खेल मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आज का। तो यहीं पे 2 और 3 जनवरी के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं 4 जनवरी में। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम लगता है कि यहाँ पे और सुधार करना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ मिस्टेक है वहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।